तो हेलो गाइस, मैं अंदर स्टडी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज एक नए वीडियो में। तो आज है एपिसोड नंबर 2। जी हाँ गाइस, एमसीक्यू मॉक टेस्ट 15 क्वेश्चंस का ये है 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी में। तो मैं चाहता हूँ कि आप एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आज बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज है फर्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। तो लिस्ट 1 में है यूएन देबर, एनसी सक्सेना, विर्जिना हेक्सा और बीएन लोकूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट 2 देख लेते हैं, कमिटी ऑन सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। तो देबर कमेटी थी, सक्सेना कमेटी थी, हेक्सा कमेटी, लोकूर कमेटी, ये हेड थे उस सभी कम्युनिटी के। तो वो कौन सी कमेटी है जो बनी थी, जैसे कि शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन। हमेशा याद रखिएगा, जो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन जो थी वो देबर कम्युनिटी थी। ठीक है, देबर जो कमेटी थी, यूएन देबर उस कमेटी के हेड थे शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन में। फिर जो सक्सेना थी, एनसी सक्सेना जी थे, वो नेशनल कमेटी ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2012 इसके हेड थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद वर्जिना हिक्सा, ये किसके मेंबर थे, तो ये थे कमेटी ऑन सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, और जो बीएन लोकूर सर थे वो थे कमिटी इन द रिवीजन ऑफ द लिस्ट ऑफ एससी एंड एसटी। डन। तो हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें पहले तो 4-3-1-2 ऐसा हो। तो ये है गाइस करेक्ट आंसर, 4-3-1-2। गाइस ये आंसर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं चाहिए यार। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, हमेशा पूछ लेगा कि यूएन देबर क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट लिविंग आर्कियोलॉजी। ये लिविंग आर्कियोलॉजी किसे बोला जाता है, आज ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इथनो आर्कियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, सेटलमेंट आर्कियोलॉजी और कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी। डन। तो चार में से कौन से दो ऐसा है जो लिविंग आर्कियोलॉजी है, तो हमको वो सब जानना है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले दिख रहा है इथनो आर्कियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी ऐसे हो सकते हैं। तो ए और बी ऑप्शन है। जी हाँ गाइस, ए और बी का ऑप्शन दिख रहा है। तो लिविंग जो आर्कियोलॉजी इसे बोला जाता है इथनो आर्कियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी को। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 3 मेजर मेथड्स ऑफ पॉट मेकिंग आर। तो पॉट मेकिंग की जो प्रोसीजर होती है उसमें 3 मेजर मेथड्स कौन से हैं। तो चारों ऑप्शन है कॉइल, टर्नटेबल, मोल्ड और पोटर व्हील्स। तो आपने सुना होगा कि जो फोर्थ पोटर व्हील्स जो है ये न्यूलिथिक पीरियड में आपने बहुत बार सुना होगा। उसके पहले कॉइल और मोल्ड। तो ए, सी और डी ऐसा ऑप्शन देखिएगा किसमें है। तो ये गाइस करेक्ट आंसर है इसका ACD। तो इसका करेक्ट आंसर है ACD। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कारपेंटरी टूल। तो चार में से कौन से कारपेंटरी टूल है। तो आप हमेशा एडसी और वेड्स, ये जो है ना ये कारपेंटरी टूल है, हमेशा याद रखिएगा एडसी और वेड्स ये कारपेंटरी टूल है। बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, न्यूलिथिक सेटलमेंट्स वेयर विटनेस्ड इन विच साइट्स। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब्बू हुरैया, जेरिको, कार्मो, केबारा। जब भी कोई ऐसा होता है कि कोई साइट्स का नाम दिया जाता है तो ये साइट्स का आना बहुत मुश्किल होता है। तो भी हम इस साइट्स के बारे में जान लेते हैं। अबू हुरैया, जेरिको, कार्मो। तो अबू हुरैया, कारिको और जेरमो, तो ये तीनों जो है ये तीनों हैं ABC, ये है न्यूलिथिक सेटलमेंट साइट्स। ठीक है, पर ये क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत कम चांसेस है। पर हाल ही में देखा गया कि आर्कियोलॉजी के सेट्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और अच्छी तरीके से रिपीट होते हैं। पूछ लेगा अबू हुरैया, तो ये न्यूलिथिक सेटलमेंट साइट है, आपको बताना है। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयरन इम्प्लीमेंट कॉमनली यूज्ड बाय द मेगालिथिक बिल्डर्स ऑफ साउथ इंडिया वेयर। तो आयरन के जो इम्प्लीमेंट्स है यानी कि कोई भी टूल्स है वो कौन से थे मेगालिथिक बिल्डर्स में साउथ इंडिया में। तो सबसे पहले है सिकल, ठीक है, ये यूज़ किया गया था। ट्राइपॉइड्स है, राजोर्स ये नहीं यूज़ किया गया था। चीसेल, हाँ ये यूज़ किया गया था। तो A, B और D ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। A, B और D, हाँ गाइस ये A और B और D का आंसर ऑप्शन मिल गया हमें। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो ध्यान से देखिएगा, सिकल, ट्राइपॉड्स और चीसेल 3 है जो मिले थे साउथ इंडिया में मेगालिथिक बिल्डर के वक्त। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स आर ट्रू फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। इसे लूसी भी बोला जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इट वॉज फाउंडर फ्रॉम हैडर, इथोपिया। द एज इज अबाउट 3.0 to 3.6 million year ago. The cranial capacity was about 750 cc. The footprint indicates the bipedal foot pattern. तो आप इन चारों में से बताइए कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इट वॉज फाउंड फ्रॉम हैदर, इथोपिया, हाँ करेक्ट है। द एज इज अबाउट 3.0 to 3.6 million year ago, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है द क्रेनियल कैपेसिटी वॉज अबाउट 750 cc। तो गाइज क्रेनियल कैपेसिटी अब तक हमें पता चली नहीं है, तो ये गलत है।
उसके बाद द फुटप्रिंट इंडिकेट्स बाइपेडल फुट पैटर्न, जी हाँ गाइस ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी इसका आंसर है। ए, बी और डी ये वाला ऑप्शन में है। तो गाइस थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं जिसे एक IQ या फिर जनरल नॉलेज के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑन क्रोमोसोम 21 इज डाउन सिंड्रोम। आपको पता होगा क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज जो कि 21 क्रोमोसोम पे होता है तो उसे डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। इसमें होता क्या है? मेंटल रिटार्डेशन, इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सटेंडेड, साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज। तो इसमें से कौन से 3 सही है? तो मुझे एक बात बताइए, इसमें एकदम सटीक सा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ेगी? क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी से वो इंसान में, उस इंडिविजुअल में या फिर उस पेशेंट में तो एक्सटेंड कैसे होगी? तो वो कम होती जाएगी। तो ये सी जिस ऑप्शन में नहीं हो वो करेक्ट है। तो सी इसमें नहीं है, सेकंड में ए, बी, डी इज करेक्ट। बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन। उसके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ गोरिल्ला? तो गोरिल्ला का जब भी नाम होता है तब डायन फोसे, इसे याद रखना गाइस, डायन फोसे स्टडीड देम एक्सटेंसिवली। ये हमेशा याद रखिएगा, किसने गोरिल्ला का स्टडी किया था? डायन फोसे ने। तो हम देखते हैं अभी कौन से ट्रू स्टेटमेंट है गोरिल्ला के लिए। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। देयर लोकोमोटर पैटर्न्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इज ऑफ नकल वॉकिंग टाइप, देयर नेचुरल हैबिटेट इन अफ्रीका एंड यूरोप, डायन फोसे स्टडीड देयर एक्सटेंसिवली, दे डिड नॉट हैव टेल्स। ये तो सही है, डायन फोसे स्टडीड दे एक्सटेंसिवली, ये सही है, ये हमेशा याद रखिएगा डायन फोसे के बारे में। तो लोकोमोटर पैटर्न्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द नकल वॉकिंग टाइप, ये भी सही है। 4th ऑप्शन है दे डिड नॉट हैव टेल्स, सही है। पर बी जो है नेचुरल हैबिटेट इन अफ्रीका एंड यूरोप, क्यों भाई? नेचुरल हैबिटेट अफ्रीका और यूरोप क्यों, एशिया कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं है? तो ए, सी और डी ये करेक्ट है, ए, सी और डी। ठीक है, याद रखिएगा डायन फोसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है गोरिल्ला के हिसाब से। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए कौन से स्टेटमेंट इन 4 ऑप्शंस में से सही है? ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोड्स फॉर 37 जीन्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड लूप ऑफ डीएनए, ईच माइटोकॉन्ड्रियन possess between 100 to 200 mitochondrial DNA loops. Mitochondrial DNA is only 16569 base pairs. तो बताना है इसमें से 4 में से कौन से 3 सही है। तो बताइए गाइज, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। तो गाइज मैं आपकी मदद करता हूँ अभी। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोड्स फॉर 37 जीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड लूप ऑफ डीएनए, तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। उसके बाद हम बढ़ते 3rd ऑप्शन की, ईच माइटोकॉन्ड्रियन possess between 100 to 200 माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए लूप्स। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन possess between 200 to 200 माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए लूप, ये गलत है बिल्कुल ही। माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए हैज ओनली 16569 बेस पेयर्स, तो ये करेक्ट है। हर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 37 जीन होते हैं। ठीक है, डीएनए कोड्स फॉर 37 जीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ओनली 16569 बेस पेयर्स, तो ये भी याद रखने की चीज़ है, 16569 बेस पेयर। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोड्स फॉर 37 जीन्स। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो कोड्स किसके लिए करता है? 37 जीन्स के लिए। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें ए, बी और डी तीनों हो, ए, बी और डी, तो ये वाला करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की जब भी बात आती है तब ये बोला करता है कि कोई भी उस पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले ये स्मॉल पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मैटिंग और नो म्यूटेशन, ये 4 ऑप्शन है। तो इस 4 में से 3 कोई भी करेक्ट है। तो सबसे पहले उसमें लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, रैंडम मैटिंग करनी चाहिए और नो म्यूटेशन होना चाहिए और नो जेनेटिक फ्लो होना चाहिए और नो नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो स्मॉल पॉपुलेशन साइज नहीं होना चाहिए उस ऑप्शन में। तो ऐसा ढूंढिए बी, सी, डी, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो जी हाँ गाइस, 3rd वाला ऑप्शन है बी, सी, डी, करेक्ट आंसर ये है। ध्यान रखिएगा, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का हर एक बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1, ऐसा इसका इक्वेशन है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम के लिए कौन सा जो क्वेश्चन है, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? तो ये अभी भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप जल्दी से जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। जी हाँ गाइस, मैं आप ही को पूछ रहा हूँ। डाउन सिंड्रोम 21 के ऊपर अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिलेटेड टू दैट ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा डिफरेंट है, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर बताइएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एन एक्स्ट्रा ऑटोसोम्स। ठीक है, जी हाँ गाइस, अफेक्टेड इंडिविजुअल के ऊपर एक्स्ट्रा ऑटोसोम्स होती है। द कॉज ऑफ नॉन डिस्चेंज इन क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, ये भी सही है।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीज ड्रामेटिकली इन मदर ओवर द एज ऑफ 45। सिमिलर थी थे दोनों क्वेश्चंस, आप थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है फिर से, पर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो नॉर्मल आईक्यू, ठीक है। नॉर्मल आईक्यू कैसे हो सकता है उस इंडिविजुअल का, थोड़ी देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें भी ए बी सी आंसर था, तो इसका भी ए बी और सी आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस के 4 ऑप्शंस दिए गए। सबप्यूबिक एंगल इज वाइडर, सैक्रम इज नैरोअर एंड मोर कर्व्ड, ग्रेटर sciatic notch इज वाइडर, मसल अटैचमेंट आर लेस रोबस्ट। तो यार याद रखिएगा, सबप्यूबिक एंगल इज वाइडर तो होता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल का है। सैक्रम इज नैरोअर नहीं होता है, सैक्रम वाइडर होना चाहिए, एंड मोर कर्व्ड तो होता है पर वाइडर होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत है। ग्रेटर sciatic notch इज वाइडर, ये सही है। मसल अटैचमेंट आर लेस रोबस्ट, ये भी सही है। तो ए और सी और डी ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, तो ये है ए सी और डी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है गाइज, ए सी डी। तो याद रखिएगा सैक्रम जो होता है वो वाइडर होता है फीमेल्स में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया, कंटिन्यूस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, पॉलीजेनिक कंट्रोल, डोमिनेंटली इनहेरिटेड। तो आप मुझे बताइएगा 4 में से कौन सा सही ऑप्शन है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें चूज़ द करेक्ट में सिर्फ 2 ही चूज़ करना है आपको, या ए या सी, या फिर बी या डी, या फिर सी या डी, या फिर ए या डी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एरर हुआ है वो MCQ लिखते वक्त, तो आप जरूर बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। तो कंटिन्यूस वेरिएशन है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है, पॉलीजेनिक कंट्रोल है, डोमिनेंटली इनहेरिटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूस वेरिएशन और पॉलीजेनिक कंट्रोल आर द फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। तो इसका सही आंसर है ए और सी, ठीक है, ए और सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेड। सेक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से है। द सम ऑफ एनी सेट ऑफ वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी इज 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इफ एन allele मिसिंग फ्रॉम पॉपुलेशन इज फ्रीक्वेंसी 0। C, if there are 2 alleles at locus and we know the frequency of one of them, we can obtain the frequency of the other by subtraction. सही है। D, if the 2 population have the same gene frequency or the locus, both will be in Hardy-Weinberg equilibrium. तो आपको बताना है 4 में से कौन से 3 सही है इसमें से। तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन है और आप इसे सॉल्व करें, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो हमेशा मेहनत पर मेहनत करना चाहिए और जल्दी जल्दी UGC नेट क्रैक करना चाहिए, मैं चाहता हूँ। तो आप जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। आई होप आप सभी ने अपना आंसर सिलेक्ट कर दिया हुआ। और अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि इफ़ द 2 पॉपुलेशन हैव द सेम जीन फ्रीक्वेंसी और द लोकस, बोथ विल नॉट बी इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग पॉपुलेशन है। क्योंकि हम लोग तो लार्ज पॉपुलेशन रहते हैं, उसमें रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, और वो भी यहाँ पे तो नॉन रैंडम सिलेक्शन होगा, तो ये डी वाला रॉन्ग है। तो याद रखिएगा ए बी और सी करेक्ट आंसर है, तो ये है सही आंसर ए बी सी। द सम ऑफ एनी सेट ऑफ allele फ्रीक्वेंसी इज 1, इफ एन allele मिसिंग फ्रॉम पॉपुलेशन इट्स फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है, यह है करेक्ट ऑप्शन इसका। तो गाइस, जाने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक वैल्यूबल टाइम और सपोर्ट हमें दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सपोर्ट आपका हमारे साथ बना रहे और एंथ्रो स्टडीज़ चैनल ऐसे ही ग्रो करते रहे। ये चैनल जो है वो आपके लिए बना हुआ है, स्पेशली UGC नेट एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी के लिए। एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। तो ऐसा सपोर्ट और शेयर हमारे चैनल को करते रहिएगा। ये हमारा नहीं बल्कि हम सबका चैनल है, तो याद रखिएगा ये है हमारा सपोर्ट, दी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सपोर्ट। चलिए बाय, फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ इसी सीरीज में, मॉक टेस्ट के सीरीज में। बाय बाय।